नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मंगलेश मीना ने। मंगलेश जी, आपके पास में कुछ फंड्स हैं। पहले मैं नाम पढ़ देता हूं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2500 की एसआईपी है। एचडीएफसी फोकस फंड में 2500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1500, बंधन स्मॉल कैप फंड में 1500, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 1500, आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 1000 और आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में 1500 पर मंथ की एसआईपी है। तो आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है और एक फोकस फंड भी है। दोनों ही बेसिकली एक तरह से फ्लेक्सी कैप ही हैं, लेकिन फोकस फंड की कंडीशन यह है कि इसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही हो सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर फोकस अप्रोच रहती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। बट ठीक है, आपने दो अलग अलग तरह के ये फंड्स लिए हुए हैं और मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा, वैल्यू, मल्टी एसेट सभी फंड्स रखे हुए हैं। सभी फंड्स अच्छे हैं। हालांकि फंड्स बहुत हो गए हैं क्योंकि आपने अलग अलग कैटेगरीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, लेकिन किसी भी बदलाव की फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें तो आप इन्हीं स्कीम में बढ़ाएं, ना कि आप कोई नई स्कीम ऐड करें। अच्छा, आपने बताया कि आपकी एज है 42 ईयर्स की, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 20 लाख रुपए करीब एनपीएस, जिसमें आप 5,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है। साथ ही 5,000 रुपये इंश्योरेंस में आपके जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू है आपकी इस वक्त पर 3 लाख रुपए की। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो है 15 ईयर्स का और आपका जो टारगेट है वो है 2 करोड़ रुपए और 5 से 10% आप स्टेप अप भी करेंगे। और अभी जानना चाहते हैं कि कौन से फंड में आप 2 से 3 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करें। तो मैंने ये तो बता दिया कि जो फंड्स हैं आपके पास में वो अच्छे हैं, वहाँ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं ये बताता हूँ आपको कैलकुलेट करके कि यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं तो 15 साल में कितना पैसा बनेगा, आपका टारगेट पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 3 लाख रुपए पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12,000 की एसआईपी है और 10% से आप स्टेप अप करेंगे। 12% का CAGR यदि मैं मान के चलूँ तो 15 साल में करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। तो आपका टारगेट है 2 करोड़ का, तो यहाँ पर गैप है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। यदि आप अपना SIP का अमाउंट बढ़ाकर 22,000 पर मंथ कर दें अभी और फिर 10% से स्टेप अप करते रहें तो आप 15 साल में 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं 12% के CAGR पर। लेकिन जो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपने कहा एनपीएस में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 20 लाख रुपया उसकी ऑलरेडी वैल्यू हो चुकी है। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो फिर आपके लिए बिना एसआईपी बढ़ाए हुए भी 2 करोड़ रुपये इकट्ठा करना मुमकिन हो पाएगा। तो यदि हम ये मानकर चलें कि आपके 20 लाख रुपये एनपीएस में इकट्ठा हो चुके हैं और 3 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में, तो 23 लाख रुपये इस वक्त आपके पास में हैं और 12,000 की एसआईपी म्यूचुअल फंड में और 5,000 रुपये एनपीएस में, तो 17,000 रुपीज़ पर मंथ ये हो जाते हैं। और ये मानकर चलूँ कि एनपीएस में भी आप 10% से हर साल स्टेप अप करेंगे तो फिर ऐसे में 15 साल के बाद आपके पास करीब 2 करोड़ 66 लाख रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। और इंश्योरेंस में जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यदि वो एक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान है तो उसके जरिए भी कुछ पैसा आपके पास इकट्ठा हो पाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात जरूर आपको कहना चाहूँगा कि यदि हम 6% की महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन मानकर चलें तो 15 साल के बाद आज के 2 करोड़ की वैल्यू आज के करीब 83 लाख के आसपास रहेगी। तो यानी कि जितनी वैल्यू 83 लाख की आज होती है उतनी वैल्यू आज से 15 साल के बाद 2 करोड़ की रह जाएगी यदि 6% का इन्फ्लेशन रहता है। तो इसलिए जब आप लॉन्ग टर्म के टारगेट सेट करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए टारगेट सेट करना चाहिए। उस हिसाब से आप जितना अधिक से अधिक हो सके उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करें। आपके पास जो 2 से 3 लाख रुपए लमसम में है जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे आप एग्जिस्टिंग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप टॉपअप कर सकते हैं। आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में भी पैसा ऐड किया जा सकता है। और उसके अलावा आपके पास में आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। इन फंड्स में आप इस अमाउंट को डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव का माहौल है, तो जो 2 से 3 लाख रुपए उसे एक ही दिन में इन्वेस्ट करने के बजाय आप 4-5 किस्तों में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा शरद बाबू राव ने।
शरद जी, आपने कहा है कि आपने 30 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां पर आपको 61,500 पर क्वार्टर मिलेगा। तो जो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है और जो आपने रिटर्न बताया है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आपका सवाल ये है कि क्या आपको एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें कोई पैसा डूबने का जोखिम नहीं है। रिटर्न जो है वो भी अच्छा है, क्योंकि 8.20% सालाना डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हर क्वार्टर में आपको मिलेगा, तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि पैसे की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है, आज की तारीख में आपको लगेगा कि 61,500 रुपीज हर क्वार्टर में मिलते हैं, उसकी एक वैल्यू है और जो आपके लिए शायद काफ़ी भी हो। लेकिन समय के साथ पैसे की कीमत घटती जाएगी, तब आपको एहसास होगा कि 61,500 रुपीज जो हर क्वार्टर में मिल रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ पैसों को इस तरह की स्कीम में रखना चाहिए जहां पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव की संभावना भले ही रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स वहां पर आपको मिल पाए। तो ऐसे में कुछ हाइब्रिड फंड, यानी कि ऐसे फंड जहां पर इक्विटी और डेट, यानी कि शेयर मार्केट और बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह के जो पोर्टफोलियो वाली स्कीम्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। ऐसे में यदि आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के मुकाबले थोड़े बेहतर रिटर्न्स मिल पाए, तो समय के साथ आप अपना विड्रॉल जो है उसे बढ़ा पाएंगे। यदि कोई स्कीम आपको हमेशा एक जैसा ही रिटर्न दे रही हो, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में वो स्कीम शायद आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित ना हो पाए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि एक ऐसी स्कीम जो गारंटीड मुझे इतना पैसा हमेशा देती रहे, लेकिन जो गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगा वो रिटर्न कुछ समय के बाद आपको कम लगेगा जब महंगाई की वजह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको हमेशा पैसों को अलग अलग जगह पर डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप डेफिनेटली थोड़ा पैसा किसी अच्छे बैलेंस एडवांटेज फंड में या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करके वहां से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करके और वहां से एसडब्ल्यूपी की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है नारायणा ने। नारायणा, आपने बताया कि आपकी एज है 47 ईयर्स की और पिछले 2 साल से आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उन वीडियोस को देखकर आपको इन्वेस्टमेंट की इंस्पिरेशन मिली है और आपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है। तो अच्छा लगा मुझे सुनकर। आप इस तरह से वीडियोस देखिए और जो भी आपके सवाल सुझाव हो आप कमेंट करके वो भी मुझे बता सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो आपने कुछ स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। स्कीम्स है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, जो कि एक लार्ज मिड कैप फंड है। इसमें 1000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी है। 2022 में, नवंबर 2022 में आपने शुरुआत की थी। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपने 2000 रुपये की एसआईपी की हुई है सितंबर 2022 से। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1000 पर मंथ। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 1000 पर मंथ। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1000 पर मंथ और एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड में 1000 पर मंथ की एसआईपी आप कर रहे हैं। तो टोटल 7000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी हो रही है, जिसे आप बढ़ाकर 10,000 रुपीज करना चाहते हैं। 50 लाख का आपका टर्म इंश्योरेंस है और साथ ही 10 लाख रुपए का आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। आपका मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 10 लाख का है। इसे बढ़ाना चाहें तो आप एक सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं। उसके अलावा आपका जो लाइफ कवर है 50 लाख रुपीज का, उसे भी आप बढ़ा सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और कौन कौन अर्निंग है और आपके ऊपर कितने फैमिली मेंबर्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, लेकिन फिर भी यदि आप 50 लाख को बढ़ाकर 1 करोड़ कर लें तो ये अच्छा रहेगा। और उसके अलावा जितनी भी ज़रूरत है उस हिसाब से आप और भी लाइफ कवर ले सकते हैं। अभी आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ाकर 7000 से 10,000 करना चाहते हैं, यानी कि 3000 रुपये की एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं। आपके पास में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसमें एसआईपी को आप रोक दीजिए। तो 1000 की एसआईपी रुकने के बाद आपके पास टोटल 4000 रुपीज बचेंगे। तो 4000 में से आप 3000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए एक नई एसआईपी में, और वो होगी मोतीलाल ओसवाल
मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3000 की एसआईपी कीजिए और 1000 रुपीज जो हैं वो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर दीजिए, जहां पर आप 2000 की एसआईपी कर रहे हैं, बढ़कर हो जाएगी 3000 रुपए। तो 3000 रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, 3000 रुपए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आपकी एसआईपी होगी और बाकी जो एसआईपी चल रही है उसे आप ऐसे ही चलने दें। केवल पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की एसआईपी रोकने की मैंने आपको सलाह दी है। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सतीश कुमार ने। सतीश जी, आपने पूछा है कि फार्मा फंड और डिफेंस फंड में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर एसआईपी रोक देनी चाहिए। तो फार्मा फंड एक सेक्टरल फंड है, डिफेंस फंड एक थीमेटिक फंड है और इस तरह के फंड्स में जोखिम ज्यादा रहता है। तो यदि ये जो फंड्स हैं ये आपके पोर्टफोलियो में सीमित मात्रा में हैं तो आप इनमें एसआईपी जारी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में यही दो फंड्स हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ से एसआईपी रोककर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में एसआईपी करनी चाहिए। थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट उन्हीं इन्वेस्टर्स को करना चाहिए जिन्हें सेक्टर्स और थीम की समझ हो, यानी कि कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब यहाँ से एग्जिट करना है, इसकी जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 10 से 15% एलोकेशन आपका यदि सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में रहे तो वो सही रहेगा। बहुत ज्यादा एलोकेशन थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स में नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। यदि आपके पोर्टफोलियो में ये जो एलोकेशन है ये बहुत ज्यादा है तो एसआईपी बिल्कुल रोक दें, और यदि ये आपके टोटल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आपका जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।